रमज़ान में जब अपने शेख आसिफ साहब का दौरा रहेगा, वो आपको अगर खुली तौर से दावत दे कि आइए मैं आपको अपने पार्टी में शमूलियत की दावत देता हूँ, तो आप क्या फैसला करेंगे आप? नहीं, दावत देने वाले तो बहुत लोग आते हैं, बेचारे जमात वाले भी रोज दावत देते, चलो बोल के जाते हैं। क्या दावत अलग है भाई? नहीं, दावत ही देते ना। दावत अलग है। तो सारी दावतें देते, दावत देने वालों का काम है दावत देना, एहतराम से अखलाकी तौर पर कबूल करना नहीं करना, ये आपके अख्तियार में। और ऐसे कोई हालात आते हैं सामने तो देखेंगे। क्या ये समझा जाए कि आरिफ हुसैन साहब सामने एक सवाल, अब ये दो रास्ते हैं, इस्लाम पार्टी, एमआईएम पार्टी, आप क्या फैसले का वक्त आ चुका है? नहीं, देखिए, अगर हमको समाज में काम करना है, सियासी काम करना है और लोगों की फलाह बहबूदी का काम करना है और लोगों के लिए वाकई में अगर हमने कोई, हमारे पास में कोई विज़न है, तो जो प्लेटफॉर्म बेहतर लग सकता है कौम और मिल्लत के लिए, उस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठनी चाहिए और काम होना चाहिए। मेरा सवाल आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। आप पूरी तरीके से जवाब सुनने के बाद फिर सवाल मारना चाह रहे। मैं खुले तौर पे कह चुका हूं कि जैसे कौम और मिल्लत की फलाह बहबूदी के काम हो सकते, जिस भी प्लेटफॉर्म से हो सकते, अगर आज देखिए सियासी तौर पर कौन पसमानदा है? मुसलमान है ना। और अगर वो पसमानदगी से बाहर निकलने का प्लेटफॉर्म, अगर इसकी जगह अगर ये बेहतर दिखाई दे रहा, तो वहां से आवाज उठनी चाहिए कि नहीं चाहिए? नाम बोलिए ना, इस्लाम पार्टी बोल के। मैं तो पूरी पार्टियों के नाम ले रहा हूँ। मैं तो बीजेपी का भी नाम ले रहा हूँ, मैं शिवसेना का भी नाम ले रहा हूँ, मैं कांग्रेस का भी, समाजवादी का भी, बीएसपी का भी, इस्लाम का भी, सबका नाम ले रहा हूँ मैं, कि जहां से हमारी बेहतरी की आवाज उठे। अब सारी पार्टियों को तो आजमा लिए जी, अब आजमाए को वापिस आजमा सकते क्या है? नहीं, गलत है। बस फिर प्लेटफॉर्म है, मतलब इशारा दे दिया आपने। इशारा क्या, साफ कह रहा हूँ कि भाई अगर वहां से आवाज सही उतरी, बेहतरी की आवाज उठ रही है, तो उसके लिए आवाज उठाने वालों को तख्त देना चाहिए। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। इस वक्त हम आरिफ हुसैन के पास आए हैं। ये आज शवाम के बेबाक प्रवक्ता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, ये आवाम के बेबाक प्रवक्ता है और आज आवाम मुख्तलिफ मसाइल से जूझ रही है। उन मसाइल को मुतवज्जे कराने के लिए आवाम के वास्ते मैं इनके पास आया हूँ। आज SIR का जो मसला चल रहा है, इसके बारे में मज़ीद जानकारी लेना चाहेंगे और इनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका खैर मकदम स्वागत है। सर, SIR को लेकर आज मुसलमानों में खासकर बड़ी बेचैनी पाई जा रही है, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, ये मंतख, ये फ़िरक़ा परस्त कम्युनल फोर्सेस जितने हैं, इनके जितने आमदारा यानी कि MLA और इनके MP जितने चुन के आए, इनके दिमागों में एक बात ये भर दी गई और बैठ दी गई है कि किस तरीके से माइनॉरिटीज़ को यानी कि जानबूझ के मुसलमानों को सताया जाए, उनको हिरासा किया जाए, उनको ऐसा से कम तरी में रखा जाए। ये उसी का एक हिस्सा है जो नए नए तरीके से, कभी NRC के तरीके से बोलो या SIR के तरीके से बोलो, ये इस तरीके से सामने लाना चाहते ताकि मुसलमान हमेशा बैकफुट पे रहे, एहसास से कमतरी में रहे। इसी का एक ज़िम्मा, उसी का एक हरबा, उसी की एक चाल या उसी का एक तरीक़ेकार हम कहेंगे ये है जो SIR ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से लागू किया जा रहा है, तमाम स्टेटों में किया जा रहा है, यानी कि अब ये होना लाजमी है। अब ये लाजमी है तो हमको भी इसके लिए मोहतात होना ज़रूरी है। SIR क्या? तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये है SIR का फुल फॉर्म। इसके अंदर जितने वोटर्स हैं, अब इन वोटर्स की जो है तो इलेक्ट्रल मैपिंग की जाएंगी, यानी कि उनको जांचा जाएगा, उनको परखा जाएगा, उनके पूरे नामों के हिसाब से, उनके एड्रेसेस के हिसाब से उनको देखा जाएगा कि वो कितने सही है, कितने दुरुस्त है। और किसी वजह से अगर हम गाफिल रहे, अगर हम लापरवाह रहे, या अगर हम किसी खुशफहमी में रहे कि जो सबका होगा वो हमारा होगा, तो अब ये बातें चलने वाली नहीं। एक क़ानूनी प्रक्रिया यानी कि एक क़ानूनी इक़दाम शुरू किया जा रहा है, तो उसको क़ानूनी शक्ल से ही हमको पेश आना पड़ेगा और उसको उस तरीके से ही हमको अमली जामा पहनाना पड़ेगा। सर, लेकिन कहा जा रहा है कि 2002 की यादी, 4 की यादी नाम होना जरूरी है, इसमें लोग परेशान है कि हम यादी कैसे? नहीं, देखिए, उन्होंने एक पैमाना तय किया है इलेक्शन कमीशन कि आपके 2002 की या 2004 की यादी में नाम होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका, समझो मेरा नाम 2002 की यादी में नहीं है, तो मेरे वालिद का होना चाहिए, मेरे वालदा का होना चाहिए। अगर उनका नहीं है तो मेरे दादा का होना चाहिए, मेरे दादी का होना चाहिए, नाना का, नानी का, लेकिन तुमको लिंक पेपर 2002-2004 का दिखाना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर आपके नाम में कोई त्रुटि है, यानी कि कोई करेक्शन है
यानी कि किसी तरीके से वो गलत है जी तो उसको दुरुस्त कराना बहुत ज़रूरी है। जी और ये सब कुछ होगा इलेक्ट्रॉल मैपिंग की जरूरत। जी। इसके अंदर सबसे अहम इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे एरिया के बीएलओ का। जी बीएलओ को आपको पकड़ के आपको इसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं मेरा एसआईआर कराना चाह रहा, जी मैं मेरा पूरा लिंक देना चाह रहा हूँ। और अगर बीएलओ के जो आप ऑनलाइन जाएंगे तो एरिया वाइज आपको उनके नंबर मिल जाएंगे, उनके व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, उनके ईमेल नंबर मिल जाएंगे। जी सबसे ख़ास बात मैं तमाम वोटर्स को, तमाम लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि एसआईआर कराने का मकसद और मतलब भी यही है जी कि हमने मोहतात रहना चाहिए, हमारे डॉक्यूमेंट पूरे दुरुस्त रखना चाहिए, हमारे दस्तावेज पूरे दुरुस्त रखना चाहिए। तो बीएलओ का जब ऑनलाइन से नंबर आपको मिलता है, जिस एरिया में आप है, समझो प्रभाग 6 में मैं रहता हूँ, जी तो प्रभाग 6 के मैं कौन सी यादी में मेरा नाम है, जी तो उस यादी के बीएलओ का नंबर ऑनलाइन पे मिल जाएगा, जी उसका व्हाट्सअप भी मिल जाएगा, उसका ईमेल नंबर भी मिल जाएगा। जी तो ईमेल नंबर के ऊपर आप कम से कम अपना पूरा डाटा डाल दीजिए, जी उसको ये मैसेज दे दीजिए कि भाई ये मेरा इलेक्शन कार्ड नाम है, ये मेरा नाम है जी और मैं एसआईआर कराना चाहता। ये जो आप इलेक्ट्रल मैपिंग आपने शुरू किया फर्स्ट फेज, जी ये पहला फेज है इलेक्शन कमीशन का, जिसको कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रल मैपिंग है। जी इस तो मैं ये कराना चाह रहा हूँ। जी ऐसा अगर आपने एक ईमेल उसको डाल दिए या बीएलओ आप तक अगर नहीं भी आता है जी या किसी वजह से आप उस तक नहीं पहुँचते हैं तो आपका नाम कोई इलेक्शन की यादी से नहीं काटेगा। जी एसआईआर के अंदर आपको कोई अनमैपिंग नहीं करेगा, जी यानी कि आप जो है तो एसआईआर के अंदर ये समझना कि आपकी शमूलियत हो चुकी है, जी आपको किसी किस्म की परेशानी से डरने की जरूरत नहीं। सर, लेकिन अखबारात में आप देख रहे हैं, अगर आप दूसरे राज्यों का देखें, यूपी बिहार में लाखों लोगों का नाम काटे गए हैं, उसको कैसे देखते हैं? क्या लोगों की आवाम की गलती, लापरवाही थी या कुछ इसमें शरारत हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात कि अंदाज़ों के ऊपर और गुमान के अंदर ज़िंदगी नहीं जी जाती। जी जब एक क़ानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो आपने लीडरों के भरोसे पे, एमएलए के भरोसे पे, कारपोरेटर के भरोसे पर, एमपी के भरोसे पे नहीं होना चाहिए। जी वो कहते ना कि बल में बल अपना बल। जी आप अगर मोहतात है, जी आप अगर पूरी तरीके से बेदार है, जी तो बेदारी के अंदर आपने अपने एसआईआर के अंदर दुरुस्ती करना चाहिए था, जी बीएलओ तक कांटेक्ट करना चाहिए था। अब ये सारा नतीजा, जैसा आपने जिन राज्यों की बात की, जिन रियासतों की आपने बात की है कि वहाँ पर नाम काटे गए हैं, तो यकीनन मैं कहूँगा इसके अंदर लोगों की लापरवाही, जी लोगों की काहली जी और लोगों की बेहिसी। जी तो हमको बेहिसी से ऊपर आना पड़ेगा, काहली को बाजू डालना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा। और कोई बड़ी बात नहीं, आप सबके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, वक्त देना पड़ेगा, सही लोगों तक आपको पहुंचना पड़ेगा। और एसआईआर के अंदर की जो फर्स्ट फेज का जो शुरू किया गया ये इलेक्ट्रल मैपिंग, इसके अंदर हमारी दुरुस्ती करना पड़ेगी। सर, एक पॉलिटिकल ग्राउंड पे बात की जा रही है कि भाई बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों ने नाम डाले हैं, उन्होंने आधार कार्ड बना लिए हैं, रजिस्टर बना लिए हैं, आप एक सियासी शख्सियत भी है, ये इस्लाम तराशियों को, ये माहौल को किस नगाह से देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मैं कहूँ ना आपके कि कुछ राजनेता ऐसे गलती से मुंतखब होके पार्लियामेंट और असेंबली में चल जा रहे हैं जो लोगों के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं, लोगों को परेशान करने के, हिरासा करने के काम कर रहे हैं। क्यों? तो डेवलपमेंट के काम उनको करने नहीं, सिर्फ इनको हिंदू और मुसलमान करके अपनी राजनीति चला रहे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेशियों की, रोहिंग्यान की और अदर्स रियासत या कंट्री के लोग हिंदुस्तान में आ रहे, बता रहे, तो क्या हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इतना लूज हो गया? और अगर ठीक है, किसी वजह से अगर रोहिंग्यान, बांग्लादेशी और कोई मुल्क के लोग अगर बाशिंदे यहाँ पर आते, तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन उनका यह होना चाहिए कि वो आए कहाँ से, उनकी मदद किसने क्या है आने में, उन पर कार्रवाई होना कि नहीं होना, कानूनी होना चाहिए। हाँ, जैसा ठीक है, बांग्लादेशी कुछ यहाँ पर, अभी मैं 2-4 दिन पहले की बात कि 2 से 3 बांग्लादेशी यहाँ पर मेरी नज़र में आए। ये औरंगाबाद की बात बता रहा मैं, MIDC पुलिस स्टेशन के अंदर मैं किसी काम से गया था, वहाँ मेरे सामने बात आई, तो वहाँ पर मेरी बातचीत हुई, मैंने बताया बराबर कि भाई तो बात गलत है, कैसे आ रहे वहाँ से आए, और ये ऐसे लोग अगर आएंगे तो हम लोगों को भी बहुत मोहतात और बहुत बेदार रहने की ज़रूरत है। अगर भाई वाकई में अगर ऐसे लोग हमारे शहर के अंदर आ रहे तो ये ऐसे जहन रखने वाले, कम्युनल जहन रखने वाले लोगों को बोलने का मौका मिल जाता। अभी वो वहाँ के पुलिस अमला उनको लिया के बॉर्डर पे छोड़ने गया है, बांग्लादेश छोड़ने गए हम, जाके तो उनको डिपोर्ट करने के लिए गए। तो अगर ऐसे लोग दिखते हैं तो हमारे भी काम है, हम भी हुप्पुल मत्ती का वज़ाहरा दिखाए, हम भी बताए कि भाई ठीक है, बिल्कुल गैर गलत, गैर कानूनी तरीके से कोई आके रह नहीं सकता, ऐसी चीज़ों की तो बिल्कुल मुखालिफत होनी चाहिए। और जिन रास्तों से आ रहे हैं वो लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
अच्छा ये जो आए तो ये आजकल के आए हुए थे, जिनकी मैंने मालूमात लिया, जो मेरी मालूमात में आए। तो ये लोगों को देखिए कैसी बात है कि अगर हमारे अतराफ में आसपास में ऐसा कोई दिखाई देता है, हमको शक व शुबहत होता है, उनकी मालूमात लो, जानकारी लो और बराबर जिम्मेदारों तक पहुँच तक उनको रिपोर्ट कराने की कोशिश करना चाहिए। कोई गलत बात नहीं इसके अंदर, लेकिन इसकी वजह से अगर हमारा पूरा माशरा बदनाम होने के ज़िम्मे पे आ रहा और ये कम्युनल जहन रखने वाले लोग अगर हमको बार बार बदनाम करने की कोशिश कर रहे तो ये भी तो नहीं होना चाहिए। करेंगे एक तो भरेंगे हज़ार तो नहीं ना, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सर डॉक्यूमेंट की तैयारी के अंदर बेदारी के तौर पे आप क्या सजेशन देंगे? क्योंकि आज भी हम देखते हैं समाज के अंदर बहुत से हमारे पुराने बुढ़े बड़े बोलो आज भी स्कूलों में कॉलेज में टी-शर्ट की हुई है, कब निकालते हैं जब हंसको जा रहे उम्र को जा रहे, तो ये तैयारी के वास्ते आप क्या मशवरा देंगे? नहीं देखिए, अपने आइडेंटिटी प्रूफ के जितने डॉक्यूमेंट हैं वो सब अपने दुरुस्त होना चाहिए और दुरुस्ती के साथ साथ में पूरे अपडेट होना चाहिए। अपडेट के साथ साथ में उसके अंदर कोई त्रुटि मत रखो, आप पूरे करेक्शन के साथ रखो, नामों में दुरुस्ती करा लो, सब चीज़ हो रही है। वक्त निकालना पड़ेगा आपको बेदार होना पड़ेगा और इंशाल्लाह ये SIR का जो इतना बड़ा हवा खड़ा किया गया है, अगर मैं बेदार होगा यानी मैं से मुराद अवाम, अगर जनता बेदार हो जाए और जनता ने अगर ये तय कर ली कि मेरे को मेरे कागज़ दुरुस्त करके मेरे को मेरे BLO को मिलके देना है, तो ये SIR जैसे SIR लाओ कि दुनिया लाओ, कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम अपने नाम की भी दुरुस्ती करा सकते और इन मरहलों से हम बासानी बाहर भी निकल सकते। सर लेकिन समाज का एक तबका जो 10-15% है, जो चौथी पास है, कम तालीम याफ्ता है, मराठी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, वो उनकी रहनुमाई कौन करेगा? उनकी रहनुमाई के लिए जहाँ पे उनको गुंजाइश लगती है, जहाँ उनको ऐसे रहनुमाई दिखाई देते तो उन तक उनको पहुँचना पड़ेगा। तो वो किस तरह के रहनुमा होंगे? अन्य वो आपको तलाश करना पड़ेगा। आजकल तो मिलना बड़ा मुश्किल है। आजकल तो रील पे बहुत हीरो दिख रहे, रियल में काम करने वाले कहाँ दिख रहे, तो वो आपको तलाश करना पड़ेगा। अभी मैं कह रहा हूँ SIR तो सब बड़े फुल फॉर्म मालूम है क्या? बातें तो बहुत करते हैं, सड़ा के तो बहुत बांटते हैं, लेकिन ठोस काम जब अवाम के करने की बात आती, जब उनको परेशानियों से बाहर निकालने की बात आती, तो वहाँ भी क्या हम रील बनाते खड़े रहेंगे? वहाँ भी यूँ हाथ करके यूँ पैर करके बात करते दिखाई देंगे। तो हकीकत का सामना कोई करना नहीं चाह रहा। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करे कि एक तबका ऐसा भी है जो ये तमाम प्रक्रियाओं से बेबहरा है, जिनको सारे प्रोसेस और ये प्रोसीजर नहीं समझते, तो उनको वैसे लोगों तक पहुंचना पड़ेगा जो उनको सही मालूमात दे सके, ऑनलाइन के ऊपर BLO का नंबर निकाल सके, BLO के नंबर के ऊपर इनका ईमेल डाल सके और ईमेल डाल के अपने लोगों को मदद की जा सके, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ऐसे लोगों को तलाश करना पड़ेगा और ऐसे लोग अगर कोई गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे बेचारे, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो वो सामने आए, हम छाती गले लगाने को तैयार हैं उनको। इंशाल्लाह चलो अवाम का काम करते हैं। सर क्या ऐसा मुमकिन है जैसा पानी टैक्स है, घर टैक्स के कैम्प लगते हैं रोशन गेट के ऊपर जगह जगह पे, अच्छा कैम्प लगा के इनको बुला के इनका मदद की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है और इंशाल्लाह ईद के बाद में हम वो करने जा रहे हैं जी। जब अब मैंने आपको कह दिया कि हम करने जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग अब सामने भी आ जाएंगे, हम भी कर रहे हैं बोल के। लेकिन करो ये ज़रूरी है लोगों के लिए। भले मेरी जिद में आके करो और तुम नहीं करेंगे तो मैं करने वाला हूँ, मैं करवाने वाला हूँ। लेकिन हमारे लोगों को अगर वो वाकई परेशान है, वो ज़हनी तौर पर अगर परेशान है, तो हमको इस ज़हनी तनाव से उनको बाहर निकालना पड़ेगा और ये काम हो सकता है, मुमकिन है, हो जाएगा इंशाल्लाह। सर समाज में एक तबका ऐसा भी है 5-10% जो ज़कात के ज़िम्मे पे चलता है। अब डॉक्यूमेंट सही करने को 4-5 डॉक्यूमेंट सही करने को 1000-1200 रुपये लगते हैं, तब इनकी माली मदद के रास्ते कैसे खुलेंगे? नहीं, उस बारे में मैं किसी को आदेश और हुक्म देने वाला कौन होता हूँ, लेकिन नहीं, मशवरा ज़रूर ये है कि उसके अंदर ज़्यादा कुछ लगने वाला है ही नहीं। अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त करवाना है मामूली तरीके से। उसको ऑनलाइन, मैं कह रहा हूँ ना कि ऑनलाइन आप BLO के नंबर निकाल के उसको ईमेल डाल दे सकते हैं। ईमेल डालने के बाद में उसका जो स्क्रीनशॉट होता है, जो भी रिकॉर्ड हो सकता है, उसका अपने पास महफूज रख लो, तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। सर ये तो होगी थी SIR के ऊपर बात। अब थोड़ी 1-2 सवाल, अगर आपसे सियासी सवाल ना हो तो लोग देखने मज़ा भी नहीं आता लोगों को। कीजिए। कि आज अखबार में आया है कि इस्लाम पार्टी की तरफ से एक बड़ी आमद हो चुकी है और बहुत जल्द इसमें इफ्तार पार्टी का एहतमाम होने वाला है। ये अखबार में भी छप गया अब तो सवाल ये सब मैंने सुना हूँ मोहतबर ज़राए से कि आरिफ हुसैनी साहब जो है तो एक बड़ा धमाका करने वाले हैं और इस्लाम पार्टी में प्रवेश करने वाले, कहाँ तक सही है बात? नहीं, आज की डेट तक तो ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं है और मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जहाँ कहीं भी इस्लाम पार्टी की बात आ जा रही तो मौरूद इल्ज़ाम मैच क्यों उठाया जा रहा। ऐसी आपकी एक्टिविटी वैसी हो रही ना साहब? नहीं, एक्टिविटी क्या है? अगर मैंने आपका सम्मान और आपका सत्कार कर दिया तो क्या मैं SDM चैनल का मालिक हो गया? बताइए ना। अगर मैंने आपकी कदरदानी कर ली तो क्या मैं आपका वो हो गया, पार्टी में शामिल हो गया आपकी? ऐसा नहीं होता। इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, पेपर वालों को न्यूज़ मिलती है और पेपर वाले अगर न्यूज़ सरगर्म, अगर ऐसी सरगर्मियाँ चल रही होंगी जब भी वो छाप रहे हों,
सर देखिए बड़ा आवाम का तबका है, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। कमेंट्स भी आते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं, फ़ोन करके कहते हैं कि आरिफ हुसैन साहब को बोलो कि इस्लाम पार्टी का दामन थाम लो, कब तक दूर रहेंगे? नहीं नहीं, दूर कहाँ है, हमको सामाजिक काम सियासी काम करने से थोड़ी किसी ने रोका है, कोई थोड़े हमारे हाथ बांध के रखे। लेकिन एक बात तो तय है कि समाजी और सियासी पार्टियां जितनी होती है, तंजीमें जितनी होती है, वो अवाम के फलाह बहबूदी के काम करने का नारा लेके आप मैदान में जब आते हैं तो आपको वैसे दिखना भी चाहिए। देखिए, तकब्बुर तकब्बुर तकब्बुर, हम सिर्फ ये लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके मफ़हूम में जाने की ज़रूरत है। तकब्बुर और घमंड जब आपके जहन पे असर करता है ना, तो फिर इंसाफ का ख़त्ल होता रहता है, और यही अपने साथ हो रहा है। आपने तारीख़ के औराक़ में देखा होगा कि अकबर आज़म ने अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने एक मज़हब की इजाज़त डाल दी थी, दीन इलाही। बस उनका बनाया हुआ दीन था, उसको मान लो। सियासी पार्टियों ने दीन इमाम नहीं बनाना चाहिए। लगता है आपको दीन इमाम बनाया गया? शख्सियत परस्ती जब शुरू हो जाती है, जब किसी की शख्सियत परस्ती शुरू हो जाती है, तो फिर ऐसे हालात भी रोनुमा होते हैं। तो साहब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बड़ा तबका अगर आपसे मुतालबा करे रोड पे आके आपसे मुलाकात करके कि अरे भाई हम आपको इस्लाम पार्टी में देखना चाहते हैं, तो आप क्या फैसला लेंगे? नहीं नहीं, देखिए, आखिर और अव्वल हम काम किसके लिए करना चाहते हैं? आवाम के लिए। अवाम के लिए करना चाहते हैं। अवाम के ऐसे नज़रियात, ऐसे ख्यालात अगर वाकई मेरे सामने आएंगे, और वहाँ पर जाने के बाद में या जो प्लेटफॉर्म पर अगर जाके कौम और मिल्लत की वाकई में रहबरी हो सकती है, और अल्लाह ने अगर हमको इन कामों के लिए तयन किया है और हमारे हाथों से अगर ये काम हो सकते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लिखा के थोड़ी ले आए आप कांग्रेस में रहेंगे, लिखा के थोड़ी है कि आप शिवसेना में रहेंगे, लिखा के नहीं ले कि आप बीजेपी में क्यों रहेंगे, और कौन कब तक साथ रहेंगे और कौन कब तक नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? लेकिन जब तक आपके हमारे नज़रियात मिल रहे हैं, जब तक आपके हमारे ख्यालात मिल रहे हैं, तो ये मुमकिन है। जिस दिन नहीं मिलेंगे सब नामुमकिन हो जाता। मतलब रमज़ान में जब अपने शेख आसिफ साहब का दौरा रहेगा, वो आपको अगर खुली तौर से दावत दे कि आइए मैं आपको अपने पार्टी में शमूलियत की दावत देता हूँ, तो आप क्या फैसला करेंगे? आप नहीं, दावत देने वाले तो बहुत लोग आते हैं, बेचारे जमात वाले भी रोज दावत देते, चलो बोल के जाते हैं। क्या दावत अलग है? नहीं नहीं, दावत ही देते ना। दावत अलग है। तो सारी दावतें देते, दावत देने वालों का काम है दावत देना, एहतराम से अखलाकी तौर पर कबूल करना नहीं करना, ये आपके अख्तियार में। और ऐसे कोई हालात आते हैं सामने तो देखेंगे। क्या ये समझा जाए कि आरिफ हुसैन साहब सामने एक सवाल, अब ये दो रास्ते हैं, इस्लाम पार्टी इमाम पार्टी, आप क्या फैसले का वक्त आ चुका है? नहीं नहीं, देखिए, अगर हमको समाज में काम करना है, सियासी काम करना है, और लोगों की फलाह बहबूदी का काम करना है, और लोगों के लिए वाकई में अगर हमने कोई, हमारे पास में कोई विज़न है, तो जो प्लेटफॉर्म बेहतर लग सकता है कौम और मिल्लत के लिए, उस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठनी चाहिए और काम होना चाहिए। मेरा सवाल आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। आप पूरी तरीके से जवाब सुनने के बाद फिर सवाल मारना चाह रहे। नहीं, मैं खुले तौर पे कह चुका हूँ कि जैसे कौम और मिल्लत की फलाह बहबूदी के काम हो सकते, जिस भी प्लेटफॉर्म से हो सकते, अगर आज देखिए सियासी तौर पर कौन पसमानदा है? मुसलमान है ना। और अगर वो पसमानदगी से बाहर निकलने का प्लेटफॉर्म अगर इसकी जगह अगर ये बेहतर दिखाई दे रहा, तो वहां से आवाज उठनी चाहिए कि नहीं चाहिए? नाम बोलिए ना, इस्लाम पार्टी बोल के। मैं तो पूरी पार्टियों के नाम ले रहा हूँ। मैं तो बीजेपी का भी नाम ले रहा हूँ, मैं शिवसेना का भी नाम ले रहा हूँ, मैं कांग्रेस का भी, समाजवादी का भी, बीएसपी का भी, इस्लाम का भी, सबका नाम ले रहा हूँ मैं, कि जहाँ से हमारी बेहतरी की आवाज़ उठे। अब सारी पार्टियों को तो आजमा लिए जी, अब आजमाए को वापिस आजमा सकते क्या? नहीं, गलत है। बस फिर प्लेटफॉर्म है, मतलब इशारा दे दिया आपने। इशारा क्या, साफ कह रहा हूँ कि भाई अगर वहाँ से आवाज़ सही उतरी, बेहतरी की आवाज़ उठ रही है, तो उसके लिए आवाज़ उठाने वालों को तक़वीत देना चाहिए। तो साहब ये मेरा भाई अभी एक सवाल बड़ा पर्सनल लेवल का है, क्या आपकी इस सिलसिला में जैसा इफ्तार पार्टी की तैयारी चालू है, तो शेख आसिफ साहब से आपकी उस खैर सगाली फ़ोन पे बातचीत हो रही है? नहीं, मैं आपको सही ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ना मेरे पास में उनका नंबर है, ना उनके पास में मेरा नंबर है, ना मेरी उनसे कोई रास्त बात हुई, ना उनकी मेरे से कोई रास्त बात हुई। लेकिन लोग अब नहीं जाने मेरी सियासी मुस्तकबिल को देख के अंदाज़े लगाते और तरह तरह की बातें कर लेते, लेकिन अभी तक तो ऐसे कोई ना ख्यालात है, ना रुझानत है, ना ऐसे हालात। ठीक है साहब, मैं आपका इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन एक सियासी पस मंज़र ज़रूर पूछूंगा, अगर इस्लाम पार्टी का परवेश अगर या औरंगाबाद दाखिला हो जाता है तो कैसा सियासी माहौल नज़र आता है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात, अगर वो पार्टी अगर अपने आप को बढ़ाना चाह रही है तो उनका विज़न क्या है, उनके नज़रियात क्या है, ये सारी चीज़ें, और अवाम मतलब उनकी क्षमता कितनी है जी, और इस वक्त कौम और मिल्लत को हमारी जिस ताकत की और जिस सियासी क़ुव्वत की ज़रूरत है, तो उनके पास में उसके पैमाने क्या है
जी। किस तरीके से उसको बाहर निकालते हैं। और अगर वो नज़रियात सामने रखेंगे तो यकीनन लोग सराकों पे उठाएंगे उनको, क्यों नहीं उठाएंगे। मतलब इस्लाम पार्टी यहाँ पर फैलाव कर सकती है। आप सारे मतलब मेरे से पूछ लेना चाह रहे हैं, मैं मतलब की बात ही नहीं कर रहा, आपके सवाल का साफ जवाब दे रहा हूँ। और उनकी पार्टी उन्होंने नांदेड़ में उन्होंने दे दे पेपर में चुके, आ गया हो। अकोला के अंदर मैंने सुना दे चुके, उन्होंने धुलिये में दे चुके, अतराफ में जितने दे चुके। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर उनका विज़न और अगर उनका नज़रिया वाकई में, अगर उनकी सोच अगर वाकई में कौम और मिल्लत को सियासी इस हालत के अंदर अगर इंसाफ दिलाने की है तो यकीनन लोग सराकों पे उठाएंगे उनको, क्यों नहीं उठाएंगे। आने वाले, क्योंकि आप इमाम के बहुत करीबी रह चुके हैं, प्रवक्ता रह चुके हैं हिमाया में इस्लाम पार्टी, तो कैसा संघर्ष चलेगा आगे चलकर अगर आ जाती है? नहीं, देखिए बात कैसे मालूम है कि जिस ज़माने में बीजेपी पार्टी का जन्म हुआ, जी ये 1980 के आसपास हुआ, तो उसके बाद में पार्लियामेंट के अंदर उनकी 2 ही सीटें चुन गई थी। जी क्यों, तो ना तो उनके पास कोई विज़न था ना कोई नज़रियात थे, जी तो लोगों ने उनको खातिर में नहीं लाए, 2 ही सीटें थी उनकी। लेकिन जब उन्होंने उनके ख्यालात, उनके नज़रियात, उनके मैनिफेस्टो जब सामने लाए, उस पर अमल करना शुरू करे, तो फिर 88 हुए, 135 हुए, और आज ये हाल है कि आप तो वोट किसको भी दो सत्ता में तो वही आएंगे। जी। तो इस तरीके के सियासी हालात रहते हैं, रोज़ एक जैसे नहीं रहते, हर बार तब्दील होते रहते। आखिर में एसआईआर को लेकर आखिरी सवाल है कि मुसलमानों के अंदर कुछ परेशानी है, कोई उलझने हैं, अगर आपसे कुछ मशवरा करना चाहे, मिलना चाहे, तो उसके बारे में आपकी तरफ से कोई अपील? हमने तो अपने आप को कौम और मिल्लत के लिए वक्फ करके रखा हुआ है। हमारा ऑफिस हमेशा 24 घंटे खुला हुआ है, बिल्कुल आइए आप, जो मदद हो सकती है हम करने के लिए बैठे हुए, जो हो सकता। SIR के लिए आपको जो भी अगर आपको लगता है कि मालूमात अगर आपको चाहिए या आपको उसके अंदर कोई दुश्वारी दिख रही है, तो आप बिल्कुल आइए। SIR स्पेशल इंटेंसिव, उसके बाद में रिवीजन, तो इस ताल्लुक़ से आपको जो भी मालूमात लेना, क्यों तो इसके पहले फेज़ का काम शुरू हो चुका है, इलेक्ट्रल मैपिंग का काम शुरू होने जा रहा है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या दुरुस्ती है, हमसे जितनी मालूमात है हम आप तक बिल्कुल पेश देने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सके हम आपके लिए पूरी तरीके से खड़े हुए कि आपका नाम SIR के अंदर से बिल्कुल दुरुस्ती के साथ आ जाए, जो इलेक्ट्रल मैपिंग हो रही है उसके अंदर सही तरीके से आ जाए, अन मैपिंग आपका नाम ना हो, इसके लिए हम बिल्कुल मौजूद है। आपको जो मदद लगती है उसके लिए हम तैयार, यानी कि जान माल तन मन सब लगाने को तैयार है आप? पूरा वक्त पूरी मालूमात जो भी हो सकता है हम पूरी मालूमात देने के लिए, अगर कम पड़ते हैं तो जहाँ मालूमात मिलेंगे वहाँ से मालूमात हासिल करके किसी भी तरीके से हमारे वोटर्स को, जो लोग ज़हनी तौर पर परेशान हैं, उनके नामों को, ये जो पहले फेज़ की इलेक्ट्रल मैपिंग का काम शुरू हुआ है उसमें अनमैपिंग ना हो, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। सर लेकिन एक सवाल और मेरे जहन में आया सर कि अभी हाल ही में देखा 5% मुस्लिम आरक्षण कैंसिल हुआ, उसको लेके बहुत हंगामा हुआ। उसको लेके जो तो इम्तियाज़ अली साहब का बयान भी आया कि भाई उलमा इकराम तो राजनीति में आ जाते हैं वक्त के ऊपर और किसको हराते हैं किसको जिताते हैं, अब उलमा इकराम को सामने आना चाहिए। अब ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक सही है? क्योंकि एक तबका कह रहा है कि वो सही कह रहे हैं, एक तबका कह रहा है कि गलत कह रहे हैं। आपकी अपनी नज़रिए क्या है? देखिए, मुसलमानों के रिजर्वेशन का जो मसला है, तो कांग्रेस की जिस वक्त हुकूमत, अलायंस पार्टनर की हुकूमत यहाँ पर मौजूद थी, उस वक्त महमूद और रहमान कमेटी एक तयन की गई थी, जो मुसलमानों के महाराष्ट्र में बसने वाले पूरे 12 करोड़ 13 करोड़ मुसलमानों की हालत ज़ार के ऊपर एक रिपोर्ट पेश करे और उसी के ताल्लुक़ से जो है तो रिजर्वेशन का तयन किया जाएगा। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस के CM ने 5% का एक ऑर्डिनेंस निकाला। तब से ही मेरी आवाज़ उठाई गई थी कि ये खेल खेला जा रहा है, रिजर्वेशन के नाम के ऊपर हमारे साथ में खेल हो रहा है। क्यों तो एक्ट बनना चाहिए था, कानून बनना चाहिए था, आपने ऑर्डिनेंस पास किया, इसीलिए बीजेपी ने बड़ी आसानी से इसको हटा दिया, कैंसिल कर दिया। अब रही बात कि उलमाए दीन को देखिए, सियासत के अंदर हमने उलमाए दीन हैं, मुफ्तियान हैं, जो भी है, ये हमारी कौम और मिल्लत का असास है और ये हमारे सरों के ताज है। और इसमें कोई शक नहीं कि अब जैसा कहा जा रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई उलमाए दीन ने अब सामने आना चाहिए, तो फिर उलमाए दीन ने खासदार का इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। उसूली बात है ना, हम उनको आज मैदान में उतारने की बात कर रहे हैं, तो फिर हमने आमदार के कितने उलमाओं को टिकट दिए, हमने खासदार के कितने उलमाओं को टिकट दे के खासदार बनाए, हमने कितने कारपोरेटर अभी उलमाए दीन बनाए क्या हमने? और जब नहीं बनाए तो हमको क्या अख्तियार है इनके ऊपर ऐसी दावतें देने का? अरे भाई, सियासी तौर पर क़ुव्वत ताकत तो हम दावे कर रहे हैं ना भाई। आज हम जिस सियासी जमात में काम कर रहे हैं, जिस सियासी जमात से आप आमदार और खासदार बने, तो हमारे दावे हैं ना। हम यहाँ से बम्बई तक गए थे ना रिजर्वेशन की डिमांड लेके, उलमाए दीन नहीं गए थे, हम गए थे।
तो उलमाए दीन को मर्द इल्ज़ाम ठहराना ये बहुत सरासर गलत बात है, और उलमाए दीन को हमने किसी भी तरीके से सियासत का निशाना नहीं बनाना चाहिए। हम में कितनी क्षमता है, हम गए थे ना इससे पहले मुंबई, नतीजा तो नहीं निकला जी मुंबई हम गए थे जी मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले उसके लिए मुंबई हम गए थे। मुसलमानों को रिजर्वेशन मेरा बोल के जनाब हमारा जावेद कुरैशी साहब औरंगाबाद से मुंबई तक पैदल गए थे। तो ऐसा नहीं है कि जद्दोजहद करने वाले लोगों ने जद्दोजहद की है और वो इंशाल्लाह जारी रहेंगी, लेकिन इस तरीके की बातों से हम बच सकते हैं और बचना चाहिए। लेकिन सर जैसा आप कहना ये है कि भाई उन्होंने आगे आना चाहिए, ये अपील करेगा कि इमाम पार्टी ने आगे आना चाहिए, यहाँ से मामला हालात शुरू हुए। नहीं मैं समझा नहीं, मतलब भैया आवाज़ उठी कि आज इमाम हिफाज़त इंतज़ार साहब को मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा आया, इमाम पार्टी ने सामने आना चाहिए कि कहने कि उसका रद्द-ए-अमल। देखिए साहब, रिजर्वेशन की अगर बात निकलेंगी तो फिर बहुत दूर तक जाएंगी। हमारे में कई कमियाँ कई कोताहियाँ हैं, और हमने ही जो है तो उतनी ईमानदारी से काम नहीं करे जितनी ईमानदारी से इस पर काम होना चाहिए था। महाराष्ट्र लेवल के ऊपर नहीं हुआ काम, लेकिन ठीक है आज नहीं तो कल होगा, लेकिन इसके ऊपर ज़रूर आवाज़ उठाई जाएंगी। और रिजर्वेशन मुख्तस ये हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसका क़ानून बना के पास करना ही पड़ेगा। आपके पास में महमूद रहमान साहब की कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है, और ये महाराष्ट्र शासन ने ही गठित की थी, महाराष्ट्र शासन ने ही उनको जो है तो तयन किया था, महाराष्ट्र शासन ने ही उनको अपॉइंट किया था। तो आपके अपॉइंट उसके ऊपर हज़ारों लाखों रुपए खर्चा किए गए, वो रिपोर्ट आपके पतन पे पड़ी हुई। मुसलमानों के कस्बात में बसने वाले, देहात में बसने वाले, शहर में बसने वाले, हर समाज में बसने वाले मुसलमानों की हालत ज़ार पूरी लिखी हुई इस रिपोर्ट के अंदर। उस हिसाब से महाराष्ट्र की जो भी गवर्नमेंट है, देखिए जब सत्ता में बैठी हुई आज अगर बीजेपी है तो अरबाब मजाज से आपको मुतालबा करना पड़ेगा जी। आप देखिए, अगर अब एमआईएम पार्टी सत्ता में आ सकती क्या? नहीं आ सकते। उसूली देखो, फैक्ट पे बात करो, आप सत्ता में आ नहीं सकते तो फिर हमारा मुतालबा क्या है? हमारा काम क्या है? सड़कों पर उतर के पूरा एहतजाज करना, उसकी डिमांड करना, जितने जमहूरियत के तकाज़े उनको पूरा करके लड़ना चाहिए। हम वहाँ भी कम पड़ जा रहे हैं। तो मेरा भी मानना ये है कि जहाँ तक भी अरबाब मजाज में बैठे हुए लोग हैं, इक़्तिदार में बैठे हुए लोग, उन तक हमारी तर्जुमानी होनी चाहिए, उन तक जो है तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वहाँ तक हमारी बात पहुँचनी चाहिए। और बार बार आपको महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट को सामने रखना पड़ेगा। ये हमारे पास में कानूनी दस्तावेज़ है, इसकी बदौलत यकीनन इंशाल्लाह रिजर्वेशन की लड़ाई कामयाब होगी। ये नहीं कि आपने ये कहा है कि आने वाले खासदार में, आमदार में, नगर परिषद में, ज़िला परिषद में अब उलमाए दीन मुफ्ती अकराम को चुनाव में आना चाहिए, लेकिन एक तबका ये बात कहता है कि मदरसे संभालो, मस्जिद संभालो, ये भी तक आवाज़ उठती है। देखो, जब समाज में तो समाज में हर जहन के रखने वाले लोग मिलेंगे। अब आज अगर हम उनको मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि अब उलमाए दीन ने मैदान में आना चाहिए, तो उलमाए दीन को अरबाब मजाज में पहुँचाओ ना, उलमाए दीन को आमदार में पहुँचाओ, करो और डिक्लेयर कि 2-3 जितने भी आमदार के होंगे हम हमारे पूरे मुफ्तियान को और आलिम दीन को लड़ेंगे। बोलिए ना, जैसा मालेगांव में हुआ। हाँ बिल्कुल होना, हमारे मुफ्ती साहब है ना वहाँ, औरंगाबाद में भी होना चाहिए। दोनों हलकों से आप आज डिक्लेयर करता हूँ हमारे आलिम दीन और मुफ्ती लड़ेंगे। हमसे बेहतर सियासत को समझते, कौम और मिल्लत के दुख दर्द को समझते, और इंशाल्लाह तुमसे हमसे तो अच्छे काम करेंगे। देखिए, इस तरह से आरिफ हुसैन साहब से हमारी मुलाकात हुई, और जो आज शहर में बातें गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, अखबारात में SIR को लेकर, तो कई लोगों ने कहा कि भाई मुलाकात कीजिए ताकि एक बेदारी का और जो है तो दायरा फैले। ये तमाम गुफ्तगू आपके सामने है, एक याद दहाने के तौर पर, और एक सियासी पहलू पे मैं गुफ्तगू किया हूँ कि इस्लाम पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या नज़रिया है, क्या ख्याल है। बहरहाल बहुत कुछ इशारे साफ़ हो गए हैं। हो सकता है कि ईद के बाद कुछ नया अंदाज़, कुछ नया रास्ता दिखाई दे, ये हो सकता है क्योंकि इशारे ऐसे मिल रहे हैं। बहरहाल ईद रमज़ान में और ईद के बाद इस्लाम पार्टी यहाँ पर पूरी ताकत के साथ अपने झंडे गाड़ने वाली है, अपना दायरा बढ़ाने वाली है। देखने वाली बात ये रहेंगी कितने औरंगाबाद के बड़े बड़े दिग्गज इसके अंदर शरीक होते हैं, प्रवेश करते हैं। ये बड़ी देखने वाली और दिलचस्प बात रहेगी। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।